दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों आपकी एक दिन कल वीडियो नहीं आ पाई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आज वीडियो नहीं आई, तो किसी कारणवश नहीं आ पाई थी। लेकिन आज मैं 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। जो हमारे पिछले व्यूअर्स हैं जो लगातार देख रहे हैं उन्हें पता भी होगा कि किस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं, डिटेल से भी बताते हैं, साथ ही चित्र दिखाते हैं अगर कोई क्वेश्चन समझने वाला हुआ चित्र से। तो दोस्तों इसके पहले 132 पार्ट्स हो चुके हैं, 133 नंबर का पार्ट है। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले सारे पार्ट्स मैंने वहां पर लगा दिए हैं प्लेलिस्ट में, आप वहां से देख सकते हो। और मैं तो कहूंगा अगर आप 2024 में सच में सीरियस तैयारी कर रहे हैं, इस वैकेंसी में आप एक सीट पक्की करना चाहते हैं, तो पार्ट 1 से देखना शुरू करिए। भले ही आप 5-5 पार्ट डेली देखिए, लेकिन आप कॉन्टिन्यूअसली अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। क्योंकि जो हमारे दोस्त लगातार वीडियोस से जुड़े हुए हैं हमारे, तो उन्हें पता होगा कि अब वो न्यूमेरिकल्स भी कर ले रहे होंगे और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो देखने में कठिन लगते थे लेकिन उसको बहुत ही कम समय में वो देखते ही कर लेते होंगे। दोस्तों चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी वीडियो हमारी आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाएं। दोस्तों आप लोग पूछते हो कि सर बता दिया करिए 2 फरवरी 2021 को जो पूछा गया था पेपर, सुबह वाली से दोपहर की शिफ्ट कह सकते हो 10:30 से 12 के बीच में, उस क्वेश्चन पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास है तो आप मैच भी करते चलना। भारी जल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो भारी जल का संबंध है दोस्तों नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र में, क्योंकि भारी जल का यूज इसमें यूज करा जाता है, इसमें प्रयोग किया जाता है। दोस्तों भारी जल को हम पढ़ते हैं D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये कई बार पूछा जा चुका है। और देखो नाभिकीय शक्ति में भारी जल का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि जो न्यूट्रॉन वहां पर होते हैं उसको अवशोषित करने के लिए यानी कि मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पिछली बार ग्रुप डी में पूछा गया था क्वेश्चन कि भारी जल का यूज किस प्रकार से किया जाता है, मंदक के रूप में, अमंदक, ऐसे करके कुछ ऑप्शंस दिए थे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। 10,000 से छोटी ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 21, 35 और 63 से पूर्णतः विभाज्य हैं? यानी कि 10,000 से छोटी संख्या होनी चाहिए जो 21 से कट जाए, 35 और 63 इन सब से कट जाए। तो देखो आप डायरेक्ट काउंट करने तो नहीं बैठोगे पेपर में, आपको क्या करना है, जितने भी ये नंबर दिए इन सबका एलसीएम निकाल लो। जैसे देखो 21, 35 और ये 63 लिखा है, तो मैं इसको कर देता हूँ किससे, 7 से। पहले मैं 7 से काटता हूँ, 7 त्रिक 21, 7 पन्ना 35 और 7 नहीं 63, फिर 3 से काटो तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 एकम 3, 5 और 3 त्रिका 9। तो अब देखो 3 5 बचा है तो आगे तो यही आ जाएगा, 3 और 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा लो। 3 त्रिका 9, 9 पन्ना 45 और गुणे में 7, तो 45 गुणे में 7। मैं इसको हटा देता हूँ, डायरेक्ट इतना रखता हूँ, मल्टीप्लाई कराइए तो 7 पन्ना 35 हो जाएगा और 7 चौक 28 और 3 31 हो जाएगा, यानी कि 315 आ जाएगा। अब दोस्तों देखो ये लिखा है 10,000, तो आप लिख दो 10,000 जो भी लिखा हुआ है, नीचे आप 315 जो भी एलसीएम आया है इससे आप डिवाइड कर दो। ठीक है, अब देखो 315 है, मैं 3 डिजिट लेता हूं तो 100 बनता है जो कि छोटा है, तो 4 डिजिट लेते हैं यानी कि 1000। 3 बार मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, इसका 315 का तिगुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 945 आएगा। तो ये तो 1000 था, बचा कितना, 55 बचा हमारे पास, तो 55 और एक जीरो ये है तो ये 550। एक बार में जाएगा क्योंकि 2 बार करेंगे 315 का तो 630 होगा, एक बार जाएगा तो ए हो जाएगा 31। आगे कुछ शेष बचेगा, हमें मतलब शेष से नहीं है, जितनी बार हमारा जो भाग है वो जाएगा वही आंसर है। यानी कि 31 पूरा 31 बार गया भाग, 315 से किया तो इसका मतलब 31 सही उत्तर हो जाएगा, दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आयत की 2 असमान भुजाओं का अनुपात, असमान का मतलब जो अलग अलग हो, जैसे देखो 3:4 है, 3 4 अलग अलग, यदि इसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर मान लो कि ये मैं कहता हूं, चलो इसको और अच्छे से बना देता हूं, जैसे मान लो कि ये कोई आयत है, अब ये आयत में भुजा का जो अनुपात है, देखो लंबाई नहीं रियल में अनुपात है, यानी कि अगर ये 3 होगा तो ये होगा इसकी 4 होगी लंबाई, 3 होगी चौड़ाई, ये अनुपात है। अगर ये दोगुना होगा तो ये भी दोगुना, ऐसे करके परिमाप दिया है दोस्तों 42 सेंटीमीटर। तो हमें पता है यहाँ पर जब हम परिमाप निकालते हैं तो लंबाई प्लस चौड़ाई करेंगे, तो 4 3 7, तो ये 7 हो जाएगा, लेकिन इसका दोगुना भी हम करते हैं, 2l + p बराबर कितना दिया है 42, तो 7 की वैल्यू 7 एकम 7, 7 छंग 42 हो जाएगा, 2 की वैल्यू 6 तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 1 की वैल्यू 3 है दोस्तों। तो आप बताओ
3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 3 से गुणा, यानी कि ये हो जाएगा गुणे में 3 और ये हो जाएगा गुणे में 3, यानी कि ये हो जाएगी टोटल 12 लंबाई और ये हो जाएगी कितनी, 9 लंबाई हो जाएगी। बात समझ में आ गई। यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो 12 और इधर वाला 9 मान लो आप लोग, ठीक है ऐसे। अब क्या है, बिकड़ की लंबाई बताना है, तो बिकड़ हमारा कौन सा होगा, यही होगा, ठीक है। अब केवल इसको याद रखना, 12 और 9 मैं पूरा हटाता हूं, ठीक है। अब बिकड़ बताना है, तो ये देखो हमारा क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, ये 90 डिग्री होगा, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, हमें कड़ बताना है। तो कड़ को आप देखो ट्रिपलेट फार्मूले से याद रखो, 3 4 5, यानी कि चौड़ाई, लंबाई और या ऐसे कर सकते हो ऊंचाई, बेस और इसका जो कड़ होता है। तो बताओ ये पहले 3 था, ये 4 था, तो ये पहले कितना रहा होगा, 5 रहा होगा। अब ये 4 से हो गया 12, यानी कि 3 गुना, तो ये भी तो 3 गुना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा कितना, 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। या अगर आपको कोई डाउट है तो आप एक एक करके निकाल लो, ठीक है, मल्टीप्लाई करके करोगे तो भी आपको आ जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। यूएन सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं, उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो ये दोस्तों किया जाता है 2 वर्ष के लिए, यानी कि 2 साल के लिए। क्वेश्चन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन सेम क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया था, उसमें आया था कि कितने अस्थायी सदस्य होते हैं यूएन परिषद में, तो ये होते हैं 10 अस्थायी होते हैं, टोटल होते हैं 15, जिसमें से 10 अस्थायी होते हैं और 10 जो होते हैं 5 जो होते हैं वो होते हैं स्थायी, यानी कि 10 अस्थायी हो गए और 5 स्थायी हो गए, ठीक है। अब दोस्तों देखो जो 5 स्थायी होते हैं उनके मैं नाम बता देता हूं, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन दोबारा ऐसा पूछ ले कि इनमें से कौन सा यूएन का स्थायी सदस्य नहीं है या फिर है। तो देखो चाइना, फ्रांस, रूस, अमेरिका, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ये 5 स्थायी सदस्य देश हैं और बाकी जो 10 हैं वो अस्थायी होंगे, जो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ नंबर पूछा जाएगा हमेशा। अब देखो दोस्तों जो यूएन है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि पर्यावरण की रक्षा करना, आपदा से राहत दिलाना, आतंकवाद का मिलकर के मुकाबला करना जितने भी देश हैं, ठीक है, और मानव अधिकार को भी बढ़ावा देना, उनके जो अधिकार हैं उन्हें भी दिलाना, यानी कि एक सामाजिक के हिसाब से कह सकते हो कि एक समाज सेवा के हिसाब से है। ये पूरा देशों का संगठन है कि सबका भला हो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत यानी कि अबोलिशन ऑफ टाइटल्स को सुनिश्चित करता है, तो ये करता है दोस्तों अनुच्छेद नंबर का जो 18 है। वहीं पर देखो ये तो बात हो गई किसकी, उपाधियों का अंत, वो करता है अनुच्छेद 18। अब अनुच्छेद 25 पूछ लिया जाए तो ये धार्मिक स्वतंत्रता को देता है, यानी कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं, अनुच्छेद नंबर 25 के तहत। वहीं अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव की तस्करी को रोकना, जैसे जबरन श्रम कराना या गुलामी कराना, इन सब पर रोक लगाई जाए, यह अनुच्छेद 23 कहता है। वहीं अनुच्छेद 22 कहता है कि गिरफ्तारी, जब हम किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करते हैं तो उसको बिना किसी कारण के गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं और बिना किसी उसके आधारों की सूचना के बगैर, यानी कि उसे सूचित करना होगा कि हम तुम्हें इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं, ये कारण है, और उसको हिरासत में नहीं रख सकते हो बिना किसी कारण के, और उसे ये अधिकार है कि वो अपने मन मर्जी के मुताबिक किसी भी व्यक्ति से मिल सकता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है अपने घर में है, पुलिस आई उसको उठाकर ले गई, तो पुलिस इसका मतलब गलत काम कर रही है। पुलिस अगर ये व्यक्ति बोलेगा कि मुझे किस लिए ले जा रहे हो, क्या जुर्म है मेरा, तो ये पुलिस वालों को बताना होगा कि हम इस जुर्म में तुम्हें अंदर ले जा रहे हैं। अगर ये व्यक्ति कहता है कि मैं चलूंगा आपके साथ लेकिन रुको अभी मुझे अपने वकील से मिलना है, तो ये पुलिस वाले जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, इन्हें छोड़ना पड़ेगा। उस भले ही उस व्यक्ति को छोड़कर ना जाएं लेकिन साथ में रहेंगे, और ये व्यक्ति जिससे मिलना चाहता है अपने मनपसंद व्यक्ति से या वकील से, तो इससे ये मिल सकता है उस वक्त भी, ठीक है। तो ये आजादी है अनुच्छेद नंबर 22 के तहत। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखो यह मुख्य रूप से यूएसए और चीन द्वारा बनाया गया है, तो ये तो गलत है, हमें सही बताना है। इसके 2050 तक संचालन में आ जाने की उम्मीद है, ये भी गलत बात है। और ये पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है, ये तो सही है क्योंकि पृथ्वी की निचली कक्षा में है, और केवल यूएसए और चीन के अंतरिक्ष यात्रियों को ही ISS में जाने की अनुमति है, ये भी गलत है क्योंकि ये दोनों देश अकेले मिलकर के नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन सही है हमारा कौन सा, तीसरा वाला करेक्ट। यहाँ पर देखो दोस्तों कहा गया था केवल यूएसए और चाइना के लोग जा सकते हैं, यानी कि यूएसए और चाइना द्वारा बनाया गया है, नहीं, ये कुल 5 अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा बनाया गया है, जैसे कि नासा जो अमेरिका की है,
रोसकोस्मोस जो है ये है रूस की, और ईएसए यूरोप की है, और जाक्सा जापान की, सीएसए यानी कि कनाडा की। इन 5 एजेंसियों ने मिलकर के बनाया है अंतरिक्ष जो स्टेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अगला, 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? तो ये था दोस्तों संयुक्त प्रांत का अधिकतम यहाँ पर योगदान था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? क्वेश्चन को सिंपल ये कहना चाहता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों बंबई में। अब मुंबई नाम से जानते हैं, पहले इसको बंबई के नाम से जानते थे, 1885 में हुआ था। अगला है, इसी में क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है वो दोस्तों पूछा जाता है कि उस वक्त जो अध्यक्ष थे, जो अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों बेमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, आप लोग याद रखना 1885 के जो अध्यक्ष थे वो थे बेमेश चंद्र बनर्जी। और ऐसा ये भी पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो भी आप यही बताओगे। उस अक्षर युग्म की पहचान करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। कौन सा संबंधित नहीं है? तो पहले दोस्तों देखो यहां से बी के बाद आ गया है एफ। कैसे आया होगा बी के बाद एफ? जैसे देखो बी ये लिखा है, ई, अब इसके बाद चलो मैं पूरा ही लिख देता हूं, यानी कि देखो बी के बाद सी डी ई एफ, यानी कि 3 का गैप ये है, फिर एफ आया तो बी एफ, ये बी और ये एफ, 3 का गैप है। अगला देखो टी वाई पे आते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख दो टी, यू वी डब्ल्यू, यहां पर आना चाहिए क्या? एक्स आना चाहिए। ठीक है, जबकि यहां पर क्या दिया है? वाई। पहले अब अगला भी चेक करो फिर पता चल पाएगा। तो ये है एम, एम के बाद क्या आता है? एन ओ पी, फिर आता है क्यू। तो देखो 3 का गैप करके क्यू आ गया, तो देखो एम क्यू, वैसे एम क्यू दिया है। इसमें भी देखो डब्ल्यू ए, तो इसमें भी आप करेंगे तो भी आ जाएगा, आप खुद से एक बार चेक करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा था एक्स, एक्स ना लिख करके क्या आ गया है? वाई। एक्स ही तो आना चाहिए, यहाँ पर आ गया है वाई, तो बस यही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा? ये वाला, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फसलों को 2019-20 के दौरान भारत में उनके उत्पादन के सही आरोही क्रम के अनुसार दर्शाता है? तो ये देखो दोस्तों कह रहा है कि 19-20 के हिसाब से। ठीक है, अब अगर 2024 के हिसाब से बोलेगा तो भी आपको ये आंसर देना है। चावल, गेहूं, मोटे अनाज और उसमें दालें। मोटे अनाज में आता है जैसे जौ बाजरा वगैरह हो गया, तो मोटे अनाज और दालें। तो ऑप्शन चौथा सही उत्तर हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करिए। तो ये देखो 225 लिखा है, और हमें पता है कि 225 जो होता है अंडर रूट में, ये होता है 15 गुणे में 15। ठीक है, अब पेयर बना के यानी कि 15 बाहर आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों 15। ठीक है, तो ये तो हो गया 15, बटे में आ जाएगा नीचे 14, गुणे में अब 196 जो होता है इसको हम लिख सकते हैं 196 को 14 गुणे में 14। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। आप फैक्टर करके देख लेना, हालांकि आपको याद होंगे और नहीं याद तो आप फैक्टर कर लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 14। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं 14 बटे में 22 गुणे में, अब ये लिखा है 484 और ये होता है 20 विषम 400, यानी कि 22 गुणे 22 लिख सकते हो इसको आप, तो ये आ जाएगा 22। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ 22 और बटे में नीचे 15। तो देखो कटेगा क्या? 14 से 14 कटा, 15 से 15 और 22 से 22 कट गया, यानी कि सब कट गया, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। तो ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 वाला। आगे बढ़ते हैं। किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी नामक छोटे से गांव की परिकल्पना की थी? तो ये था दोस्तों आर.के. नारायण। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ये क्वेश्चन कई बार आया है, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो भी आप बोलेंगे आर.के. नारायण। ठीक है, हो सकता है मालगुडी डेज कह दिया जाए, तो भी ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट करना। अब दोस्तों एक चीज आप याद रखो कि 2024 में, हालांकि ये तो पुराना है, लेकिन 2024 में जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं, जो हाईलाइटेड बुक्स हैं, जो बड़े बड़े मंत्रियों द्वारा लिखी गई हैं, उनको आप याद कर लेना, या किसी ऐसे लेखक या कवि द्वारा लिखी गई हैं जो थोड़ा सा फेमस है, उनकी रचनाओं को आप जरूर पढ़ लेना, खासकर जो 2024 में पब्लिक हुई हैं बुकें। ठीक है, यानी कि किताबें और उनकी रचनाएं पूछ लेना, आप लोग याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप एक काम करो, पेन कॉपी ले लो, वीडियो को थोड़ा सा रोक दो और इसके बाद नोट कर लो इस चैप्टर को, यानी कि लिखना है आपको क्या? लेखक और उनकी पुस्तकें।
कुछ ऐसा पार्ट देख रखा है और इसमें से बताना है कि 24 15 आया है, तो ठीक उसी प्रकार से इन फिगर्स को देखकर बताओ कि यहाँ पर क्या आएगा। तो पहले तो समझते हैं किया कैसे गया होगा। तो देखो इसमें कॉर्नर कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 हैं और 6 का गुणा 4 में करा दो, तो 6 चौक 24, ये तो मान लिया कि 24 आ गया होगा। इसमें देखो 1 2 3, ठीक है, तो 3 का गुणा करा दो आप 5 में, यानी कि पहले वाले में हमने गुणा कराया 4 से, इसमें गुणा करा दो आप 5 से, तो 3 पचे 15, यानी कि 24 कॉमा 15 आ रहा है, तो देखो आ रहा है। अभी हम इसको सही नहीं कहेंगे, अभी यहाँ भी चेक करेंगे। तो देखो मैं इसको दिखा देता हूँ, इसमें है कितने 1 2 3 4 5, 5 लिखा है, 5 का गुणा 4 से, और ये कितने हैं 1 2 3 4, तो इस 4 का गुणा किससे 5 से, यानी कि पहले वाले नंबर पे 4 से गुणा, दूसरे वाले पे 5 से गुणा कराना है। तो 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, यानी कि 20 20 आ रहा है यहाँ पर। तो अब हमें समझ में आ गया होगा कि पहले वाले पे 4 से गुणा, इनकी कॉर्नर को गिनकर, तो 1 2 3 4, 4 इंटू में 4, अगला क्या आएगा यहाँ पर 3, 1 2 3, तो 3 इंटू में 5, तो 4 चौक 16, 3 पचे 15, 16 15 आएगा, ऑप्शन नंबर पहले में लिखा हुआ है। तो यही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 16 15। दोस्तों आप स्मार्ट तरीके से कैसे कर सकते थे, देखो जैसे हमने यहाँ से पता कर लिया, यानी कि 4 और गुणे में 4 किया तो 16 आया, पहले नंबर में हमें 16 मिलेगा, ये तो फिक्स है। अब किसी भी ऑप्शन में 16 नहीं है, सिर्फ पहले वाले में देख रखा है, तो बस यहीं से टिक कर देंगे, दूसरा वाला हमें मैच करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ऐसे करेंगे, लेकिन कब, जब यहाँ पर सिर्फ यूनिक नंबर दिया हो तब। निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो आउटपुट डिवाइस दोस्तों कौन सी नहीं है, तो ये स्कैनर, तो स्कैनर आउटपुट नहीं है, ये इनपुट डिवाइस में आता है, जबकि मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर ये आते हैं आउटपुट डिवाइस में। और मैंने एक दिन क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सी है, और मैंने वो भी दिया था ऑप्शन में, और वहां पर स्पीकर भी था, तो आपको बताना था स्पीकर, ठीक है। हालांकि कई लोगों ने जवाब भी सही दिया था। अच्छा आप लोग बताओ, यहाँ पर की जो माउस होता है, माउस किस में आएगा, इनपुट डिवाइस में या फिर आउटपुट डिवाइस में आएगा, ठीक है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं, माउस इनपुट है या फिर आउटपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम्स को जोड़ने का काम करता है, तो ये दोस्तों थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन कह सकते हो, अगर आपने नहीं पढ़ा तो कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन अब नहीं होना। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो होता है उसके दायरे में आते हैं सारे जो एटीएम्स होते हैं, वो कनेक्टिविटी यहीं से होती है, तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के तहत आते हैं। आधुनिक प्रिंटर की गति यानी कि स्पीड की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है, तो ये दोस्तों किया जाता है पीपीएम, ठीक है। पीपीएम के माध्यम से हम गणना करते हैं कि कोई भी जो प्रिंटर है उसकी स्पीड कैसी है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए, इसको ज्ञात करना है। और मुझे याद है कि ये क्वेश्चन आया था और मुझसे ही गलत हो गया था जब मेरा पेपर था वहां पर, ठीक है। तो ऐसा आपको गलत नहीं करना। देखो ये √16 है और इसको बाहर निकालने के लिए हम 4 गुणे 4 के रूप में लिख सकते हैं, जो कि एक पेयर बनेगा और 4 बाहर आ जाएगा, यानी कि 16 को हटा हम केवल 4 कह सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये तो हो गया 4 और 12 और 4 16, तो अंडर रूट में आ जाएगा 16 और 16 को हटाकर क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम केवल 4। तो ये तो हो गया यहां से यहां तक 4, ठीक है। अब देखो ये लिखा है 221 प्लस का 4, यानी कि 225 हो जाएगा अंडर रूट में, और हमें पता है 225 अंडर रूट होता है 15, 15 हम 225, तो ये आएगा 15। तो यहां से यहां तक का जो आंसर आया वो आया हमारा 15, ठीक है। तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 10 प्लस का 15, तो 15 10 25 अंडर रूट में, और 25 को हम लिख सकते हैं 5, क्योंकि 25 को लिख सकते 5 गुणे में 5, और अंडर रूट में पेयर बन के एक बाहर आएगा, तो 5 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही। इनमें से कौन से देश ने 2018 में फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी, यानी कि फीफा विश्व कप कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों रूस में। ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर है, रूस में हुआ था। और ये तो अब आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि पुराना हो चुका है। अब आप पिछला अगर याद रखेंगे तो 2022 में हुआ था, और 22 में जो जीता था वो दोस्तों जीता था अर्जेंटीना, ठीक है। हो सकता है कि आपसे दोबारा कभी पूछ लिया जाए कि 2022 के वर्ल्ड कप में विजेता कौन था फीफा में, तो अर्जेंटीना। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है 2026 वाला, जो आपसे पूछा जाएगा, इस बार चांसेस उसके बन जाते हैं। पूछा जाएगा कि 2026 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये करेगा दोस्तों कनाडा, ठीक है। कनाडा, मैक्सिको कह सकते हो आप, मैक्सिको में, और साथ ही कहां पर होगा ये, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ
अमेरिका, अमीरात, तो यहाँ पर इसमें भी होगा। तो कनाडा, मैक्सिको में, और यूएसए। कनाडा, यूएसए आप याद रखना। यदि ए इज लेस देन टू बी एंड बी इज लेस देन टू सी और सी इज ग्रेटर देन टू डी एंड डी इज, ऐसे करके पूरा दिया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो मैं लास्ट से स्टार्ट करता हूं। ई इज ग्रेटर देन टू सी, ये कह रहा है। अब देखो यानी कि ई बड़ा है सी से, तो कहां पर है, देखो ई बड़ा है किससे, सी से। लेकिन ध्यान दो यहां तो पता चल जाएगा कि सी बड़ा है डी से। देखो सी बड़ा है डी से, लेकिन सी छोटा है ई से, या कह सकते हो ई बड़ा है सी से। अब ई सी से बड़ा है, लेकिन यहां देखो ई जो है वो ए से भी बड़ा है, और ए से बड़ा कौन है, बी बड़ा है, और बी से बड़ा सी है। तो ये तो उल्टा हो गया, तो ये तो गलत हो गया। अगला देखो बी बड़ा है ए से, जबकि यहां पर कह रहा है बी बड़ा है ए से, यहां तक तो ठीक है। अब इसके बाद देखो ए बड़ा है ई से कह रहा है, ठीक है। अब यहां पर ए क्या है, छोटा है ई से, यहां से कह रहा है, तो ये तो गलत हो गया ना। अगला देखो ए इज लेस देन टू डी, यानी कि कह रहा है कि ए छोटा है और डी बड़ा है, और यहां देखो डी छोटा है बी बड़ा है, तो यहां पर देखो डी और बी के बीच संबंध यहां से ही देख लो आप, ए छोटा है डी से। अब यहां देखो डी जो है वो बड़ा है किससे, सी से बड़ा है, ठीक है, लेकिन ए जो है इन सबसे बड़ा है, तो ये गलत हो गया। केवल ऑप्शन हमारा दूसरा ही बचता है जो कि सही हो जाएगा। हो सकता है दोस्तों कि ये टाइप के क्वेश्चन आपको अभी समझ में ना आए हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन को मैं किसी और दिन बता दूंगा। इतने जितने सारे क्वेश्चन होंगे 10-15, उनको इकट्ठा करके ट्रिक के साथ बता दूंगा। एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पंक्ति में 35 स्ट्रीट लैंप लगे हैं। एक को छोड़कर सभी लैंप जलते हैं, यानी कि एक नहीं जलता है 35 में से, बाकी सारे जलते हैं। दोषपूर्ण यानी कि जो नहीं जल रहा है स्ट्रीट लैंप दाहिने छोर से 15वें स्थान पर है, तो बाएं छोर से दोषपूर्ण स्ट्रीट लैंप की स्थिति क्या होगी। देखो ये लैंप स्ट्रीट ये तो सब कंफ्यूजन करने के लिए दिया है। कुल मिला के समझो एक पंक्ति है, पंक्ति में टोटल लोग हैं 35 लोग, समझ लो आप, सिंपल समझो सीधी भाषा में 35 लोग हैं। इसमें से दाहिने छोर से 15वें स्थान पर है, यानी कि मैं अगर इधर से गिनता हुआ हूं 1 2 3 4 ऐसे करके, तो यहां पर ये 15वां स्थान पे लगा है। मान लो ये वाली लाइट खराब है, तो कह रहा है कि इधर से इसका स्थान क्या होगा। तो जब देखो टोटल दिया हो और दाएं छोर से पूछा जाए या बाएं छोर से पूछा जाए, एक दे दिया जाए, यानी कि दाएं दे के बाएं पूछा जाए या बाएं देकर दाएं, तो आपको क्या करना है, टोटल जितने भी हो, टोटल कितने हैं 35, तो आप लिखो 35, और जो दे के रखा गया 15वां नंबर, तो आप 15 घटा दो, कितना बचा 20। जो भी आंसर आए उसमें आप एक प्लस कर दिया करो, वही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 21 कहाँ है, पहले में दे के रखा गया है, समझ गए। तो इस टाइप से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अच्छा आप लोग बताओ कि अगर इसमें कुल 50 लोग होते और दाहिने छोर से उसकी स्थिति क्या होती, ये मान लो कि 20वीं होती, तो आप लोग बताओ कि बाएं छोर से क्या होती। चलो आप पर छोड़ता हूं ये क्वेश्चन, कितने लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे। टोटल लोग 50 होते और दाहिने छोर से अगर वो 20 नंबर पे होता, तो बाएं छोर से कौन से नंबर पे आता, ये बताना है, ठीक है। यदि त्रिभुज का, ये त्रिभुज नहीं है उल्टा है, आप लोग इसको मैं त्रिभुज ही पढ़ रहा हूं, आप लोग समझ जाना, का अभिप्राय पहली संख्या को दूसरी संख्या के 3 गुने से जोड़ने पर संक्रियता से है, तो इतना ये व्यंजक दे के रखा है, इसका मान बताना है। देखो है चिरकुट सा क्वेश्चन, लेकिन आपको कंफ्यूज कर देगा। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ 4, और ये क्या है, उल्टा थीटा बना है क्या, ऐसे करके त्रिभुज उल्टा बना है, और 5 लिखा है, ये ब्रैकेट लगा दो, और ऐसे चिरकुट को बना दो, ये है, और यहाँ पर 6 लिखा है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका मतलब जो जानते हो ना, ये विस्फोट जैसे रखा हुआ है बम ये सुतली बम है, पहली संख्या को दूसरी संख्या के 3 गुने से जोड़ने पर है, यानी कि कह रहा है कि मान लो 4 लिखा है यहाँ पर, अब ये आ गया थीटा, इसका मतलब क्या है कि अगले वाले को 3 से गुणा करा के जोड़ दो मतलब प्लस, और 5 लिखा था इसका तिगुना कर दो, तिगुना हो गया, समझ गए आप लोग। अब आगे प्लस लगा दो, फिर इसका तिगुना करो आप, 6 लिखा है, जहां पर ये मिल जाए इसका मतलब गुणे 3 समझ जाओ, ठीक है, जहां जहां ये मिले गुणे 3 समझो इसको, और गुणे में 3 कर दो। आप कहेंगे तो यहाँ पर 3 गुणे 6 होना चाहिए, तो आप लोग कर लो, कंफ्यूज नहीं होना, 6 गुणे 3 या 3 गुणे 6 ही लिख दो, ठीक है, बात वही है। 4 प्लस 5 3 15 प्लस 6 3 18, आप जोड़ लो इसको, तो कितना हो जाएगा 15 4 19 और 18, तो 19 प्लस का 18, 18 दूनी 36 प्लस 1 यानी कि 37 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहले में देख रखा है 37 करेक्ट आंसर। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहां पर मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, और ब्रैकेट में से छोटा वाला ब्रैकेट,
इसके बाद मझला ब्रैकेट अगर है तो वो, वरना फिर बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। साथ ही हमें साइन देखना है। यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करेंगे भाग, गुणा, जोड़ और इसके बाद घटा वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला तो ये देख रखा है 103, तो इसको वैसे ही लिख लो 103। चलो मैं इसका खात्मा करता हूं पहले। तो ये देखो लिखा है 12 गुणे 12, तो 12 12 हम 144। तो आप बताओ 144 भागे, और यहाँ पर 144 तो आ ही जाएगा इसका मतलब, तो 144 भागे 144 आप करोगे तो कट जाएगा, एक ही आएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरे का मतलब क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक हो गया। तो मैंने लिख दिया है 1, प्लस का 5 लिख दो क्योंकि यहाँ पर 5 दिया है, फिर प्लस लगा है। अब पहले इसको ब्रैकेट सॉल्व करो। तो ये तो 12 भागे, अब 6 में से 2 गया तो 4, यानी कि 12 बटे में 4, 4 3 12 यानी कि 3 आएगा। तो यहां से यहां तक का इसका पूरे का मतलब क्या हो गया, 3 आएगा। तो मैं लिखता हूं 3 प्लस का 10 आ जाएगा। तो आप इसको पहले जोड़ लो, ये बचा है तो बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो 5 1 6 और 6 3 9, 9 10 19 हो गया। तो 103 माइनस का 19, तो 103 हमने लिख दिया ना। अब देखो कितना आ रहा है, तो 3 में से 9 तो नहीं जाएगा, तो 13 में से 9 गया तो आ जाएगा 4। अब देखो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, यहाँ से स्मार्ट तरीके से ऑप्शन लगाना है, लास्ट में 4 आएगा ये तो फिक्स है। अब देखो कौन से ऑप्शन में लास्ट में 4 है, इसमें है, तो बस यहीं से टिक करके आप लोग आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं पूरा ही बता रहा हूँ। ठीक है, आपको वहां ऐसे ही टाइम बचाना है, यही होता है स्मार्ट तरीका सॉल्व करने का। तो अब देखो यहाँ पर आया है 4, ये तो बचा होगा यहाँ पर कितना, 10 में से 1 गया था तो 9, 9 में से 1 गया तो आएगा 8, यानी कि हो जाएगा 84। ऑप्शन नंबर चौथे में देख रखा है 84 करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग बताओ कि ये ट्रिक समझ में आई आपको कि नहीं आई। अब देखो दोस्तों, आज हमने 25 तक के क्वेश्चंस कवर कर लिए, और नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे 25 से आगे के क्वेश्चन। और अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर सबसे पहले ही लिखा होगा अगला पार्ट, उस पर क्लिक करके आप आगे वाले पार्ट्स देख सकते हैं। दोस्तों साथ ही अगर आप ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं, और अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट भी हमने अलग से बना दिया है, दोनों की अलग प्लेलिस्ट है। ग्रुप डी पिछले पेपर अलग है और एलपी टेक्नीशियन की अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। साथ ही रेलवे के जो एग्जाम चल रहे हैं अभी, हाल ही में टेक्नीशियन चल रहा है, और टेक्नीशियन के जो हमने रिव्यू लिए हैं कि पेपर कैसा रहा है, कौन से क्वेश्चन टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, तो उसकी वीडियोस भी हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है रेलवे रिव्यू के नाम से, एग्जाम रिव्यू के नाम से। साथ ही दोस्तों अगर आप यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं, इसके साथ ही साथ जनरल नॉलेज देखना चाहते हैं, क्योंकि एनटीपीसी में अच्छा खासा वेटेज होता है जनरल नॉलेज का, आपने देखा भी होगा, तो उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है जनरल नॉलेज की, वहां से आप देख सकते हैं पार्ट वाइज। साथ ही अगर जितने भी हमने बताया आपको सीरियल से आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, और या फिर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, प्लेलिस्ट में नहीं जा पा रहे हैं, तो जिस वीडियो को आप इस वक्त देख रहे हो उसी वीडियो के नीचे देखना डिस्क्रिप्शन होगा, उस पर जहां पर मोर लिखा होगा क्लिक करेंगे तो बहुत सारे नीचे लिंक खुल करके आ जाएंगी, और वहां पर हमने सबकी एक एक वीडियो की मैं लिंक दे दूंगा, एलपी टेक्नीशियन और एनटीपीसी, ग्रुप डी और रेलवे इंटरव्यू जितने भी हमने लिए हैं और जनरल नॉलेज, तो सबकी एक एक वीडियो की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप अपनी तैयारी को सच में बेहतर करना चाहते हैं तो जो भी आप तैयारी करें, चाहे ग्रुप डी या एनटीपीसी की, ज्यादातर लोग 90% से ऊपर वही होंगे जो एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप लोग पार्ट 1 से देखना शुरू करिए, चाहे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी। डेली आप 5-5 या 10-10 पार्ट देखिए, जितना आपके पास टाइम हो, तो वहां से क्या होगा कि आपके क्वेश्चन एक सीरियल वाइज तैयार होते चले जाएंगे। ऐसे में क्या होगा कि अगर आपने कोई 20 देखा, कभी 105 देखा, तो ऐसे में आप छोड़ छोड़ कर तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी थोड़ा सा बीच का, मान लो जो पार्ट होगा इंपॉर्टेंट मैंने बताया होगा, वो मिस कर देंगे आप। तो एक सीरियल से देखिए, आप जितना भी आपके पास टाइम हो, 5 पार्ट 10 पार्ट जितने भी आप देख सकते हो, 2 पार्ट उतने देखिए, लेकिन क्रम से देखिए तो आपको फायदा होने वाला है। और जो मैंने टिप्स बताए हैं पेपर के बीच में या क्वेश्चन वीडियो के बीच में, तो उनको आप नोट कर लिया करिए और उनको अपनी बुक से रिवाइज कर लिया करिए। इसके बाद आप देखना कि कितना अच्छा बूस्ट होने वाली है आपकी जो तैयारी है, और आपका सिलेक्शन 2024 की वैकेंसी में कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। तो दोस्तों देर की बात की, और हाँ कोई डाउट है किसी का किसी भी प्रकार का, तो आप लोग कमेंट करा करिए, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे, क्योंकि जितने भी लोगों ने कमेंट्स कराए उन्हें पता होगा कि हमने उन सबका रिप्लाई अवश्य दिया है। साथ ही दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेलवे की बेहतर तैयारी करवाई जाएगी और ना ही कोई आपको परचेज करने की आवश्यकता है कोई चीज। तो दोस्तों मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो अगले पार्ट के लिए नीचे लिंक है, क्लिक करिए, फिर मुलाकात करते हैं उस पार्ट में। टेक केयर, बाय बाय।